हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विश्व एंड भारत की भूगोल के बारे में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पृथ्वी की गतियाँ। क्या है दोस्तों? तो आज हम पृथ्वी की गतियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये आप ये जान लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि NCERT सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारी NCERT सीरीज की तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास है। तो हमने इसके पहले हमने सौरमंडल को डिस्कस कर लिया है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को डिस्कस कर लिया है, और आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। ठीक है, तो ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। और आप अगर BPSC TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम अभी हाल ही में आई है, UPP है, आप सिविल की भी अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में NCERT के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, तो NCERT बुक है पृथ्वी की गतियाँ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग बस अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा। यहाँ से एक एक पॉइंट, क्योंकि आपने देखा है BPSC भी एग्ज़ाम लेता है ना, BPSC भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेती है कि आप अगर अपनी NCERT बुक को फॉलो किया है तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने इस थ्योरी क्लासेस पे। जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की जो गति होती है दोस्तों, वो 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। तो पृथ्वी की कौन कौन सी गति होती है? 2 होती है। कौन कौन सी है? एक घूर्णन है और दूसरी परिक्रमण है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है इसका अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब गति करती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिक्रमण बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। अच्छा, घूर्णन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि परिक्रमण किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर, है ना, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य के, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, जो पृथ्वी गति कर रही है ना सूर्य के चारों ओर, इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। देखिए, परिक्रमण परिभ्रमण में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो परिभ्रमण नहीं होता है, ये होता है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो क्या है? तो एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती, पृथ्वी जो है ना वो सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। आपने देखा होगा ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है। अभी आप छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो कहेगा गोल है। जैसे मम्मी की रोटी गोल होती है, उसी तरह पृथ्वी भी गोल है ना। तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए इस समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। तो जो पास होती है, जो है ना, जो सूर्य की ओर वाले भाग को क्या कहते हैं? दिन होता है, और जो दूसरा भाग होता है जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अच्छा, दिन और रात को विभाजित कौन करता है? तो दिन रात को विभाजित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये जो वृत्त है अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ना, 3.0 फिगर, ये इस फिगर में आप देख सकते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है।
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन होता है, दूसरा परिक्रमण है। अच्छा, घूर्णन किसे कहते हैं और परिक्रमण, इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गए, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो अक्ष है वो काल्पनिक रेखा है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा, कक्षीय तल किसे कहते हैं? तो वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाते हैं उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसके आगे है कि पृथ्वी का आकार तो सब लोग जानते हैं कि गोले के समान है। और अच्छा बताइए कि दिन और रात में फ़र्क कैसा होता है ना। जो सूर्य होते हैं, सूर्य से ही प्रकाश जो है वो पृथ्वी प्राप्त करती है, और सूर्य की वाले जो भाग होता है वहाँ पर दिन होता है और जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ पर रात होती है। अच्छा, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त, जैसे ये ग्लोब है हमारा, तो ग्लोब पर, है ना, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ग्लोब का वो वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। इसी को पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं और इसी को पृथ्वी का घूर्णन समय काल भी बोलते हैं। तो यहाँ से बताइए कितने सारे क्वेश्चन है दोस्तों। इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं बुक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर टीचिंग बाय चंदन शर्मा पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और यहीं पर आपको एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों। हम जो भी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्लास है इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट ईवीएस को भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, और हिस्ट्री को। तो सबसे हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे, और आप किसी भी एग्जाम में देख ले सकते हैं ज्योग्राफी का स्कोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम ज्योग्राफी को फिनिश करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो आर्यभट्ट कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, आर्यभट्ट कौन थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। कौन थे? आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बच्चे के मन में ये काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। आप अगर बच्चों को इस टॉपिक पर डिस्कस करिए तो बच्चा ये पूछेगा कि अगर पृथ्वी मम्मी बुआ चाचा एनीवन टीचर्स किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होता है? तो हमेशा दोस्तों दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर ठंडक रहेगी और जहाँ पर दिन रहेगा वहाँ पर गर्मी रहेगी। और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह की अवस्था में क्या होता है? जीवन संभव ही नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, 6 घंटे को इसमें नहीं काउंट करते हैं, तो इसलिए 365 दिन ही हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ओके। चलिए तो ये पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुएं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध शीत ऋतु है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है ना, बसंत ऋतु है यहाँ पर, और यहाँ पर विषु है, शरद ऋतु है, ठीक है। ये हमारा सूर्य है। देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। 28 के बदले क्या होता है? 29 दिन का होता है। और ऐसा वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अब समझ में आया कि लीप वर्ष किसे कहते हैं? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पता लगाइएगा कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आपको पता करना है कि लीप वर्ष कब होगा। देखिए
पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कस में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है ना। जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी है, गर्मी है, और बरसात है, बसंत ऋतु है ना। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, आओ कुछ करके सीखें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घ वृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पिन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रख लें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घ वृत्ति होगी। आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है ना, आपने देखा होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिण। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, तो यहाँ पर सूर्य क्या होता है? सूर्य की तरफ जो है झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों मकर रेखा होता है। तो कर्क रेखा पर सीधी रेखा जो देखो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या होती है? वो सीधी पड़ती है। जैसे कर्क रेखा है तो वहाँ पर सीधी पड़ती है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। कितने दिन तक? तो 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर अयनात कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनात बोलते हैं। 21 जून के जो ये दिन होता है, तो पृथ्वी पर इस अवस्था को उत्तर अयनात बोलते हैं। ये बहुत ही ऐसे पूछ लेंगे कि उत्तर अयनात किसे कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने बुक्स को पढ़ा नहीं है तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको नोट डाउन कर लेना है कि उत्तर अयनात किसे कहते हैं। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की जो इस अवस्था होती है उसको उत्तर अयनात बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहले तो कर्क रेखा 21 जून था, और 22 दिसंबर को मकर रेखा, है ना, मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाला ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात बोलते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषु कहा जाता है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आओ कुछ करके सीखिए, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घ वृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घ वृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहीं से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से की किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर
बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक हमने थ्योरी क्लासेस को अच्छे से डिस्कस कर लिया। पृथ्वी की गतियाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस थी उसको हमने फटाफट डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के ही सारे क्वेश्चन है दोस्तों और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, अभी हमने डिस्कस किया है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति को परिक्रमण करते हैं। बताइए, क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या तो ना ये सही है ना ही दो सही है। अभी हमने इसको डिस्कस किया दोस्तों, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट पर हमने इसको डिस्कस किया था कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो होती हैं। एक होती है घूर्णन, दूसरा होता है परिक्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, हमने इसको डिस्कस किया है ना, तो ऑप्शन ए तो सही है ना। और दूसरा हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखा, थ्योरी क्लास का अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देख लिया तो क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखा आपने, अपना विश्वास आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने थ्योरी क्लासेस पहले प्रोवाइड कराए, उसके बाद में देन हमने क्वेश्चन आंसर किया। देखिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री या फिर 26 डिग्री। तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो है 23.5 डिग्री, है ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? बताइए। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसी को प्रदीप्त वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। बताइए कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन को ऋतुओं में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या है, झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? बताइए। उत्तर अयनात बोलते हैं, दक्षिण अयनात बोलते हैं, विषुव कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी उत्तर अयनात और दक्षिण अयनात को भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर अयनात बोलते हैं। अगर कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तब वहाँ पर उत्तर अयनात होगा, अगर मकर रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ पर दक्षिण अयनात होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, हमने इसको डिस्कस कर लिया है, डिस्कस करने की क्या जरूरत है। अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से बोल दूंगी, क्योंकि मैं थकने वाली हूँ नहीं, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। देखिए इसकी व्याख्या सुन लीजिए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और जिसे सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनात बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, या दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। बताइए। केवल ए सही होगा, केवल 2 और 3 सही होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा। दक्षिण अयनात के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही होगा दोस्तों? दक्षिण अयनात के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण अयनात के बारे में आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। देखिए दक्षिण अयनात के संदर्भ में
तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है दक्षिणायनात में, है ना, और उत्तरी अनात में उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें जो होती है वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए, पहला है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। सेकंड है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। थर्ड है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो बताइए केवल 1 और 2 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, 2 और 3 सही होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए 365 होता है, 366 होता है, 364 होता है, 368 होता है। सारे क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन है दोस्तों आपने देखा होगा ना, सारे क्वेश्चन को हमने पहले थ्योरी क्लास में इसको देख लिया है, उसके बाद में तब क्वेश्चन बने। आपको अनुमान लगा सकते हैं ना कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप इसको मिस क्यों कर रहे हो? आप लोग अपना फीडबैक नहीं दे रहे हो। इस क्लास को हमने एनसीईआरटी सीरीज को जो फॉलो किया, आप लोग इसका फीडबैक नहीं दे रहे हो। अगर आप लोगों ने अपना सपोर्ट नहीं दिया तो मैं बंद कर दूंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का जो समय होता है उसको हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार 4 वर्षों में 6 चौवा का 24 हो गया ना, 6 × 4 6 चौवा का 24 हो गया, तो 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसी को लीप वर्ष भी कहते हैं। इसको हमने 2 बार लीप वर्ष के बारे में हमने थ्योरी क्लासेस में भी बताया और यहाँ पर क्वेश्चन आया उसके बाद में भी बताया। तो बताइए कि क्लास कैसी थी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसी थी, है ना, क्लास कैसी है आप लोग बताइए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे बने रहने के लिए हमने दोस्तों यहाँ पर पहले थ्योरी क्लास देखी, देन उसके बाद में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, पूरी एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, थ्योरी क्लास को देखा, उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सो प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत कीजिए, है ना, मिस मत करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन पुटअप किया उसका रिप्लाई दीजिएगा, है ना। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, है ना, क्योंकि बहुत सारी क्लास है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बीपीएससी तैयारी 3.0 की तैयारी कर रहे हो, है ना, बीपीएससी 3.0 4.0 भी आने वाला है, सबके लिए रामबाण क्लास है, यूपीपी के लिए भी रामबाण क्लास है, क्योंकि आजकल आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, है ना, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है। तो की द पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, तो आप लोग कहीं और क्यों भटक रहे हो? इस बुक के उस बुक के इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको इस चैनल पर आना है और अच्छे से स्टडी करना है, आपको एक सीट लेना है। ठीक है, चलिए अभी मेरी फैमिली बहुत बड़ी नहीं है, अभी छोटी है, लेकिन यहाँ पर जो भी मटेरियल दिया जा रहा है इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है, आप लोगों की नज़र से दिया जा रहा है अच्छे, कि आपके एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएँ। और ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।